हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण साइंस, वो भी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से। अगर आप प्यारे साथियों राजस्थान में आयोजित होने वाली अधीनस्थ बोर्ड द्वारा और आरपीएससी द्वारा कौन कौन सी परीक्षाएं, जैसे पशु परीक्षक भर्ती हो गई, एलडीसी का एग्जाम हो गया, पटवार का एग्जाम हो गया, ग्राम सेवक का एग्जाम हो गया या रीट का एग्जाम हो गया, यानी जिसमें साइंस पूछी जाती है उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री साइंस हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। शानदार नोट्स है और हमारा टॉपिक चल रहा है नियंत्रण व समन्वय, जिसमें अंतःस्रावी तंत्र हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने मानव रोग कंप्लीट कर लिया है, मानव रोग कंप्लीट कर लिया है प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के क्लास नंबर 2 के बारे में। इससे पहले अंतःस्रावी तंत्र के बारे में हमने जाना कि न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र के जनक कौन हैं, ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा था कि ग्रंथियां कौन से उत्तक का होती है, कौन से उत्तक का भाग होती है, जैसे उपकला उत्तक है। ग्रंथियां उपकला उत्तक होती है। किस प्रकार का उत्तक होती है? उपकला उत्तक होती है। और प्यारे साथियों, हमने देखा था कि ग्रंथियां नलिका के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां और एक अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों में तो नलिकाएं नहीं पाई जाती, लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती है। और बाह्यस्रावी ग्रंथियों का मुख्य पदार्थ क्या होता है? इसे मैंने बताया था, स्टार लगा लीजिए। मुख्य पदार्थ होता है एंजाइम, जो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और अंतःस्रावी तंत्र, जो अंतःस्रावी नलिकाएं हैं ना, उनका मुख्य पदार्थ क्या होता है? हार्मोन। तो कौन सी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। और कौन सी ग्रंथियां एंजाइम प्यारे साथियों स्रावित करती है? तो लार ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और दुग्ध ग्रंथि। ये क्या है? बाह्य स्रावी ग्रंथियां जो एंजाइम स्रावित करती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी हो गई? जो हार्मोन स्रावित करती है, जैसे थायराइड ग्रंथि हो गई, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गई, पीनियल काय ग्रंथि हो गई। ये हम कल पढ़ चुके हैं। सामान्य जानकारी भी हमने पढ़ ली। सबसे बड़ी ग्रंथि, छोटी ग्रंथि, उसके बाद हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ लिया। पीनियल काय ग्रंथि के बारे में एक एक जानकारी देखी थी कि पीनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं? मस्तिष्क की रेत कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। और कितना पढ़ा था? पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्र भाग को क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। मध्य भाग को क्या कहते हैं? मीजो हाइपोफाइसिस। पश्च भाग को क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो प्यारे साथियों, इसे याद किस प्रकार किया था? याद किया था अग्र भाग, यानी आगे जो होगा वो किसी भी मेंबर को क्या करेगा? ऐड करेगा, यानी एडिनो हाइपोसिस। और किसी नए को ऐड करेंगे, उसे क्या कहेंगे? चल जा, तू पीछे जा, यानी पीछे, यानी पश्च भाग में किसे करेंगे? न्यू को ऐड करेंगे, यानी न्यूरो हाइपो। ये तो नाम सेम ही है, हाइपोफाइसिस। मैं से मध्य, मैं से मीजो, ये नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस किसे कहते हैं? मीजो हाइपोफाइसिस किसे कहते हैं? और न्यूरो हाइपोफाइसिस किसे कहते हैं? ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने कल की वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दी है, इनकी ट्रिक के माध्यम से बताया है। कौन कौन से हार्मोन कौन कौन से भाग से स्रावित होते हैं, ये भी बता दिया। आज हम बात करेंगे इनके हार्मोन की। यहाँ से आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ठान लिया अब की बार हर सरकारी नौकरी होगी अपने पास, तो जुट जाइए हमारे साथ। तो देखिए, नंबर 1 हार्मोन
कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से हार्मोन के बारे में? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और इसे और क्या कहते हैं? STH और GH। GH मतलब ग्रोथ हार्मोन और STH मतलब प्यारे साथियों सोमेटो, एस से क्या बने हैं? सोमे, टी से बना ट्रोपिक, एच से बना हार्मोन, यानी सोमेट्रोपिक हार्मोन STH के बारे में पढ़ेंगे, जो पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से स्त्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के अगर भाग से स्त्रावित होता है। अगर भाग बोले तो एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्त्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि। कौन से भाग से स्त्रावित होता है? अगर भाग से। अगर भाग न देकर आपको यह भी दे सकता है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या दे सकता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। तो इस हार्मोन का कार्य क्या है? हमारे शरीर में सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का कार्य क्या है? तो हड्डी की लंबाई बढ़ाना, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। इसे स्टार लगा लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो वो करता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाद में हम सोचते हैं कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया, क्योंकि हम यहां तक पढ़ लेते हैं कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्त्रावित करती है और अगर भाग द्वारा स्त्रावित होता है, लेकिन इनके ये जो कोमा में दिए हुए शब्द है ना, इन पर हम ज्यादा गौर नहीं करते, और गौर नहीं करते क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। फिर हम सोचते हैं कि अरे यहां से क्वेश्चन कैसे आ गया, ये तो हमने पढ़ा भी था और याद भी नहीं रहा। लेकिन हमें हर पॉइंट पर ज्यादा जोर देना है, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, हमारा एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, ताकि हम हर क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर सकें। और देखिए, शारीरिक वृद्धि में सहायक कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इससे रोग कौन सा होता है? तो रोग देखिए कौन सा होता है? ड्वार्फिज्म रोग या बोनापन जिसे कहते हैं, ड्वार्फिज्म या बोनापन जिसे कहते हैं, किसकी कमी से होता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से होता है। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्वार्फिज्म रोग कौन से हार्मोन की कमी से होता है? तो वो होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, नीचे दिए कथन में से कौन सा कथन असत्य है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोसिस भाग से स्त्रावित होता है। ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा, कथन नंबर 2 मिलेगा आपको कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कथन नंबर 3 मिलेगा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन हड्डी की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। और कथन नंबर 4 मिलेगा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की वृद्धि से ड्वार्फिज्म रोग हो जाता है। तो कौन सा कथन असत्य है इनमें से? ऑप्शन नंबर 4 या कथन नंबर 4 असत्य है, क्योंकि प्यारे साथियों सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से, किससे? कमी से ड्वार्फिज्म रोग होता है, न कि वृद्धि से। यानी एक एक शब्द प्यारे साथियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो एक एक शब्द आपको इसी चैनल पर बताए जाएंगे, एक एक शब्द बताए जाएंगे, क्योंकि प्यारे साथियों मैंने खुद एग्जाम दिए हैं, मुझे पता है गलती हम कहाँ करते हैं, गलती हम कहाँ करते हैं। आगे देखिए, जब ये नपुंसक या बांझ हो जाएं तो नीचे मिजेट्स है, यहाँ पर क्या है? मिजेट्स, मिजेट्स कहलाते हैं। यानी ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी हो जाती है, जिनमें बोनापन रह जाता है, जिस व्यक्ति में बोनापन रह जाए या जिस महिला में बोनापन रह जाए, और जब ये नपुंसक और बांझ भी हो जाए ना, यानी जो मर्द ना रहे या महिला मां नहीं बन सकती है, तो उसे क्या कहते हैं? मिजेट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कि ये मिजेट्स हैं प्यारे साथियों, मिजेट्स कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है? मिजेट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से ड्वार्फिज्म रोग और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, यहां पर ए पढ़ा है हमने, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से ड्वार्फिज्म रोग। और देखिए रोग कौन कौन से होते हैं, इसकी कमी से रोग और देख लीजिए, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के बारे में और पढ़ते हैं।
एक है महाकायता या गैंगिटिजे। ये शब्द देख लीजिए किस प्रकार है, इनमें आपको एग्जामिनर जरूर उलझाएगा प्यारे साथियों। एक देखिए एक्रोमीगेली या भीमकाय, यहाँ तो क्या है महाकायता, यहाँ क्या है भीमकाय। और देखिए यहाँ पर शरीर की लंबाई अधिक हो जाती है, हाथ पैर की लंबाई बढ़ जाती है। आपको क्वेश्चन किस प्रकार मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन मिलेगा शरीर की लंबाई अधिक व उसमें हाथ व पैर की लंबाई वृद्धि अधिक होती है। शरीर की लंबाई तो अधिक होती है लेकिन अपेक्षाकृत हाथ और पैर की लंबाई अधिक हो जाती है। कौन सा रोग होगा? ड्वार्फिज्म नहीं, कौन सा रोग होगा? महाकायिकता रोग। कौन सा? महाकायिकता रोग, जिसे गैंगिटिजे रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंगिटिजे रोग कहते हैं। और किसकी अधिकता से होता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता से। कौन से हार्मोन की अधिकता से होता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता से ये रोग होता है। तो प्यारे साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी अगर आप लगातार प्रयास करते रहोगे। आगे देखिए कौन सा है? एक्रोमीगेली या भीमकाय। ये होता है बाल्यावस्था में। किसमें होता है? बाल्यावस्था में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई अधिक, शरीर बेडौल हो जाता है, कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो वो है भीमकाय रोग। अगर आपसे ये नाम अलग अलग हैं प्यारे साथियों, अगर प्यारे साथियों एक्रोमीगेली रोग पूछ ले तो ये किस में होता है? वयस्क में होता है। वयस्क में तो कौन सा रोग होता है? एक्रोमीगेली। भीमकाय कौन से किस में होता है? बाल्यावस्था में। लेकिन इसके लक्षण समान है, लक्षण समान है। भीमकाय में भी शरीर की लंबाई बढ़ती है, इसमें भी शरीर की लंबाई बढ़ती है। किसमें? एक्रोमीगेली में। और महाकायिकता, तीनों में शरीर की लंबाई बढ़ती है। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, यहां पर हाथ व पैर की लंबाई क्या होगी? अपेक्षाकृत अधिक बढ़ेगी। और यहां पर शरीर क्या हो जाता है? बेडौल या आगे की ओर झुक जाता है, जिसे हम कहते हैं कुब्बड़ निकल आना। कईयों के आपने देखा होगा कि कुब्बड़ निकल आती है, आगे की ओर झुकने के कारण क्या निकल आती है? कुब्बड़ निकल जाती है प्यारे साथियों। उस रोग को क्या कहते हैं? भीमकाय। अगर बाल्यावस्था में हो तो भीमकाय, अगर वयस्क में हो तो एक्रोमीगेली रोग कहते हैं। सॉरी दोस्तों, इन शब्दों को ध्यान दे लीजिए बस। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा। क्यों प्यारे साथियों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा और मैं नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन गलत कर दो। क्या आप क्वेश्चन गलत कर दो? एक बार ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए शरीर की लंबाई अधिक, यहां पर देखिए शरीर की लंबाई अधिक, समान है। लेकिन अगर हाथ पैर की लंबाई शरीर की लंबाई से अपेक्षाकृत अधिक बढ़े ना, यानी हाथों और पैरों की लंबाई ज़्यादा बढ़े, शरीर की अपेक्षा हाथों और पैरों की लंबाई अधिक बढ़े, तो उसे कौन सा रोग कहेंगे? महाकायिकता या गैंगिटिजे रोग कहेंगे, जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता से होता है। उसके बाद देखिए, अगर शरीर की लंबाई बढ़े, शरीर बेडौल हो जाए, यानी शरीर आगे की ओर झुक जाए और कुब्बड़ निकल आए, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दो रोग। कौन कौन से? एक तो कहेंगे एक्रोमीगेली रोग, एक कहेंगे भीमकाय रोग। भीमकाय रोग तब कहेंगे जब ये बाल्यावस्था में हो जाता है। भीमकाय कब कहेंगे? जब ये बाल्यावस्था में हो जाता है। और वयस्क में अगर हो जाए तो इसे कहेंगे एक्रोमीगेली रोग। कौन सा रोग है? एक्रोमीगेली रोग कहेंगे। और ये होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता से, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता से। और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? एक कमी से होता है सिंगमंड का रोग, जो समय से पहले किसी में बुढ़ापा आ जाता है ना, समय से पहले ही बुढ़ापा, बालों का सफ़ेद होना, बुढ़ा लगने लगता है कोई भी प्यारे साथियों, समय से पहले। कहते हैं ना, वो इतनी उम्र को लागत को नहीं पर बुढ़ो इतनो किया हो गयो, तो प्यारे साथियों उनमें सिगमंड का रोग हो गया।
सभी में नहीं होता, सभी मत सोचना। अगर आपके होने लगा है तो मत सोचना आपके सेगमेंट का रोग है। ऐसे बहुत सारे रोग आएंगे, ऐसे बहुत सारे रोग आएंगे प्यारे साथियों, जो लगेगा कि हमरे तो ये भी रोग है, ये भी रोग है। ऐसे बहुत से लक्षण भी आएंगे। तो देखिए, अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन की। और कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब तक हमने एक हार्मोन पढ़ा है, वो भी फुल व्याख्या सहित प्यारे साथियों। कौन सा हार्मोन पढ़ा? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसकी कमी से दो रोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक बार फिर मैं बता दूं कौन कौन से रोग होते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से। ड्रवाफिज्म रोग और सिगमंड का रोग। सिगमंड के रोग में क्या होता है? समय से बुढ़ापा पहले आ जाता है। और ड्रवाफिज्म रोग में क्या होता है? बौनापन रह जाता है। क्या रह जाता है? बौनापन रह जाता है। और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता से भी दो रोग होते हैं, एक तो महाकायिकता और एक एक्रोमीगेली, जिसे भीमकाय भी कहते हैं। भीमकाय उसे कहेंगे जो बाल्यावस्था में हो, एक्रोमीगेली किसे कहेंगे? जो वयस्क में होता है। और इनमें अंतर क्या है? महाकायिकता, एक्रोमोली और भीमकाय में दोनों में शरीर की लंबाई बढ़ती है, लेकिन जिस रोग में प्यारे साथियों शरीर की अपेक्षा हाथ और पैर की लंबाई अधिक बढ़े ना, उसे कौन सा रोग कहते हैं? महाकायिकता रोग कहते हैं। उसके बाद पीयूष ग्रंथि का नेक्स्ट हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और क्या है? केवल महिलाओं में ये हार्मोन पाया जाता है। केवल महिलाओं में ये हार्मोन पाया जाता है। महिलाओं में दूध का निर्माण को प्रेरित करता है। यहां पर देखिए, शब्दों को देखिए, शब्दों का खेल है सब कुछ प्यारे साथियों। महिलाओं में दूध का निर्माण को प्रेरित करता है। दूध का निर्माण नहीं करता, दूध के निर्माण को प्रेरित करता है। आगे हम देखेंगे कि दूध का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है। तीन हार्मोन और आएंगे आगे। एक तो ये हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन, आगे दो हार्मोन और आएंगे जो दूध से ही संबंधित होंगे, महिलाओं के दूध से, वो भी हम पढ़ने वाले। और ये हार्मोन क्या करता है? महिलाओं में दूध के निर्माण को प्रेरित करता है। दूध के निर्माण को प्रेरित करता है। केवल महिलाओं में पाया जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके बाद आता है FSH, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कौन सा भाग स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि का अग्र भाग, जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ये अब पहले हम अग्र भाग वाले पढ़ रहे हैं, उसके बाद मध्य भाग वाले पढ़ेंगे, उसके बाद पश्च भाग वाले पढ़ेंगे। ये ग्रंथि हो गई ना। बाकी ग्रंथियां तो छोटी छोटी है, एक क्लास में ही कर लेंगे बाकी ग्रंथियों को। तो देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH, यह युग्मक जनन हार्मोन है। यह क्या है? इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह युग्मक जनन को प्रेरित करता है। यह युग्मक जनन को प्रेरित करता है, जिसे पुटिका हार्मोन भी कहते हैं। क्या हार्मोन कहते हैं? पुटिका हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? क्वेश्चन आएगा आपको कि पुटिका हार्मोन कौन से हार्मोन को कहते हैं। नीचे दे दिया जाएगा FSH, LS, STH, इस प्रकार ऑप्शन दिए जाएंगे। तो पुटिका हार्मोन है, किसे कहते हैं? FSH को पुटिका हार्मोन कहते हैं। उसके बाद आता है कि युग्मक जनन को प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल में शुक्र जनन को प्रेरित करता है और फीमेल में अंड जनन को प्रेरित करता है। प्यारे साथियों, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो चलेंगे हम नेक्स्ट पर, धीरे धीरे चलेंगे। और आपने सुना ही है, धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। जी हाँ, अगर आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, एग्जाम तक आप सभी सिलेबस कवर कर लोगे, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हार्मोन, कौन सा हार्मोन? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जिसे LH भी कहते हैं। और ये इसका मुख्य कार्य, स्टार लगा लीजिए, आपने परीक्षाओं में देखा होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे ना, तो जाकर देख लीजिए, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और किस प्रकार पूछे जाते हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं ना क्वेश्चन, उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लेना आप। अंडोत्सर्ग करवाता है यानी कौन सा हार्मोन, पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन है जो अंडोत्सर्ग करवाता है? तो पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग यानी एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाला ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जिसे एलएच हार्मोन भी कहते हैं, वो अंडोत्सर्ग करवाता है प्यारे साथियों। तो ये होगा ये हार्मोन कौन सा, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। उसके बाद कौन सा, टीएसएच हार्मोन, जिसे क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि पर जो नियंत्रण करता है, कौन सा हार्मोन, टीएसएच। टीएसएच हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण करता है, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और आगे है एसीटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन। इसे ए से एड्रीनो, सी से कार्टिको, टी से ट्रोपिक, एच से हार्मोन, यानी एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और इसका कार्य क्या है, ये एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को प्रेरित करता है। एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, तो वो करता है एसीटीएच हार्मोन, जो किसके द्वारा स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग द्वारा स्रावित होता है प्यारे साथियों। ये थे पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन। अब तक हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ ली है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि पढ़ ली है, पीयूष ग्रंथि चल रही है अभी पूरी नहीं हुई है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पढ़ी थी हमने, पीनियल काय ग्रंथि पढ़ी थी। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। मैंने कल की वीडियो में, कल की क्लास में बताया था प्यारे साथियों आपको कि एड्रिनल नहीं, पीयूष ग्रंथि का मध्य भाग है ना, पीयूष ग्रंथि का जो मध्य भाग है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा, मेलेटोनिन, जो प्यारे साथियों शरीर का रंग बदलने में सहायक है। यानी मनुष्य में ये हार्मोन नहीं पाया जाता, मनुष्य में ये हार्मोन नहीं पाया जाता। कौन सा, पीयूष ग्रंथि का मध्य भाग से कोई भी हार्मोन मनुष्य में स्रावित नहीं होता। उसके बाद आता है पश्च भाग। कौन सा भाग, पश्च भाग, जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। उसमें दो हार्मोन हमने देखे थे, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वेसोप्रिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वेसोप्रिन हार्मोन प्यारे साथियों। तो आज हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, जिसे पिट्टोसिन हार्मोन भी कहते हैं। स्रावण देखिए यहाँ पर, स्रावण कौन करता है, हाइपोथैलेमस स्रावण करता है। लेकिन पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग है ना, वो करता है प्रेरित। इसे ध्यान दे दीजिए, इन शब्दों को देखिए। ऊपर चलिए एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, वहां पर शब्दों का खेल प्यारे साथियों। यहां पर देखिए, न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पश्च भाग में मैंने लिख रखे हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वेसोप्रिन हार्मोन। और मैंने क्या कहा, हाइपोथैलेमस इन दोनों हार्मोन का स्रावण करता है। तो पीयूष ग्रंथि में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पीयूष ग्रंथि इन्हें संग्रहित करती है, यानी संग्रहित होते हैं कौन से भाग में, पश्च भाग में। किसकी, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में कौन से हार्मोन संग्रहित होते हैं, तो वो होते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वेसोप्रिन हार्मोन। और स्रावण किसके द्वारा होता है, स्रावण होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। इन एक एक शब्दों को ध्यान से देखिए, बस इन एक एक शब्दों को ध्यान से देखिए। चलिए अब बात करते हैं हम, कहां पर गया, ये रहा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसका कार्य क्या है, दूध का स्रावण या निष्कासन। ऊपर हमने क्या पढ़ा, दूध का निर्माण को प्रेरित कौन कर रहा था, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और स्रावण कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। स्रावित तो कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रेरित कौन करता है निर्माण में, प्रोलैक्टिन हार्मोन। आगे एक हार्मोन और पढ़ेंगे हम, आगे देखते जाइए किस प्रकार ये नोट्स बने हैं प्यारे साथियों। प्रसव पीड़ा को कम करते हैं, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। महिलाओं में सहानुभूति भी कौन से हार्मोन के द्वारा होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण।
असामान्य वृद्धि से क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। ये सबसे बड़ा है क्वेश्चन प्यारे साथियों, पूछा गया क्वेश्चन है कि महिलाओं में कौन से हार्मोन की असामान्य वृद्धि से गर्भपात हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की असामान्य वृद्धि से गर्भपात हो जाता है, जो दूध का स्रावन भी करता है, प्रसव पीड़ा को भी कम करता है, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, जो महिलाओं में सहानुभूति भी देता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन वेसोप्रिन हार्मोन, जिसे एडीएच भी कहते हैं। एडीएच बोले तो एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ए से एंटी, डी से डाईयूरेटिक, एच से हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन एडीएच हार्मोन, जिसे वेसोप्रिन भी कहते हैं, रक्त वाहिनी संकुचन द्वारा बीपी को बढ़ाता है। बीपी को कौन बढ़ाता है प्यारे साथियों, वेसोप्रिन हार्मोन। ये क्वेश्चन आया था रीट में, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन। और क्या है, मूत्र में अतिरिक्त जल को पुनः अवशोषित करवाता है, यानी मूत्र में जो अतिरिक्त जल रह जाता है उसको अवशोषित करने का कार्य कौन करता है, वेसोप्रिन हार्मोन करता है। आगे देखिए, चाय, कॉफी, अल्कोहल के सेवन से क्या होता है, वेसोप्रिन की मात्रा बढ़ जाती है। चाय, अल्कोहल और के सेवन से क्या होता है, वेसोप्रिन की मात्रा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा प्यारे साथियों, जिन्होंने अल्कोहल का सेवन अधिक किया है ना, वो मूत्र करने अधिक जाते हैं, क्योंकि वेसोप्रिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो मात्रा बढ़ने पर वो क्या नहीं कर पाता, अतिरिक्त जल का अवशोषण नहीं कर पाता ज़्यादा। तो प्यारे साथियों, आपको मूत्र बार बार आता है। नोट आगे, ये त्वचा का गहरा रंग कौन से किसके कारण होता है, ये होता है MSH यानी मेलेनासाइटस स्टिमुलेटिंग हार्मोन। त्वचा का रंग गहरा हो जाता है MSH हार्मोन के कारण, MSH हार्मोन के कारण। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना रोग, वो आगे लिखा है डायबिटीज इंसिपिडस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों है, देखिए, डायबिटीज इंसिपिडस वेसोप्रिन की कमी होने से शरीर में जल की कमी होने पर जल की कमी होगी, अधिकता होने से अधिक होगी, कमी हो जाती है, क्योंकि मूत्र से अतिरिक्त जल का पुनः अवशोषण नहीं किया जाता, तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। जल की कमी होगी लेकिन मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, किससे, वेसोप्रिन की कमी होने पर। और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइट्स रोग होता है। बस इसी कारण मैंने इसे स्टार लगाया। क्यों, इस शब्द को देखिए, डायबिटीज मेलाइट्स, डायबिटीज इंसिपिडस। अगर डायबिटीज इंसिपिडस रोग आ जाए तो वो होता है वेसोप्रिन की कमी से, और डायबिटीज मेलाइट्स रोग आ जाए तो वो होता है इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। इन शब्दों को ध्यान से देख लीजिए, डायबिटीज मेलाइट्स रोग किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। और आपको मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्यारे साथियों, यहां पर क्या है, इंसी, और यहां पर क्या है, इंसु। अगर आप इनको नाम कर देख कर दोगे ना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपका इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया ना, परीक्षा में जाते ही बैठोगे ना और ये क्वेश्चन आ गया, आगे ये शब्द दिखेगा ना, आपका ध्यान सीधा डायरेक्ट जाएगा बस इंसुलिन की ओर, वेसोप्रिन की ओर ध्यान ही नहीं जाएगा अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं प्यारे साथियों कि आपका ध्यान वेसोप्रिन की ओर नहीं जाएगा अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, सीधा डायरेक्ट जाएगा इंसुलिन की ओर। अगर आपको पहली बार माइंड में आ गया ना, तो आप वही करके आओगे, बाद में आप सोचोगे भी नहीं कि वेसोप्रिन भी हो सकता है। बाहर आकर देखोगे ना कि वेसोप्रिन कैसे हुआ, फिर कहोगे अच्छा मेलाइट्स रोग होता है, इंसिपिडस रोग तो वेसोप्रिन की कमी से होता है। बस मैं जो बताता हूं ना, उन शब्दों को ध्यान से सुन लीजिए, बस आप कहोगे। इसके बाद किसी भी चैनल पर जाकर आप प्यारे साथियों
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अंतःस्रावी तंत्र के, मानव रोग के क्वेश्चन आपको अलग दिख जाए ना, तो आकर कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हमें ये क्वेश्चन नहीं बताया गया, ये क्वेश्चन नहीं बताया गया। चलिए आगे बात करते हैं। मृस्थलीय जंतुओं में वैसोप्रिन की मात्रा अधिक होती है। वैसोप्रिन की मात्रा अधिक होती है, क्यों होती है मृस्थलीय जंतुओं में? क्योंकि वो जल को, अतिरिक्त जल को अवशोषित कर ले, ताकि वो अतिरिक्त जल को अवशोषित कर ले, क्योंकि वहां पर क्या है, जल की कमी। कहां पर है? मृस्थल में। तो मृस्थलीय जल जंतुओं में क्या पाई जाती है? वैसोप्रिन की मात्रा अधिक होती है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट ग्रंथि आ गई थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आ गई? थायराइड ग्रंथि आ गई। 3 ग्रंथियां कंप्लीट। हाइपोथैलेमस, पीनियल काय, नेक्स्ट ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। अब आ गई थायराइड ग्रंथि प्यारे साथियों, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी तंत्र की अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? थायराइड ग्रंथि, जो कहां पर पाई जाती है? गर्दन में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? एंडोडर्मल से इसकी उत्पत्ति होती है। एंडोडर्मल से इसकी उत्पत्ति होती है। और गर्दन में कहां पर पाई जाती है? गर्दन में श्वसन नली में पाई जाती है। श्वसन नली में पाई जाती है। और देखिए, अब इस शब्दों को देखिए, बस यहां पर देखिए, थायराइड या O2 अच आकार की होती है। ये देखिए, ये है श्वसन नली और ये है हमारी थायराइड ग्रंथि, और ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रही है ना, इसे कहते हैं इस्थमस। एक पिंड तो यहां हो गया थायराइड ग्रंथि का, एक पिंड यहां हो गया, और इन दोनों पिंडों को जोड़ने का जो कार्य करती है उसे कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। यानी थायराइड ग्रंथि में कितने पिंड होते हैं? 2 पिंड होते हैं। और एक पिंड को क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। यानी इस पिंड को क्या कहेंगे? रेप्टाइल्स। क्या कहेंगे? रेप्टाइल्स कहेंगे। एक पिंड को क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स कहते हैं। और दोनों पिंडों को मिलाकर क्या कहते हैं? O2 या थायराइड ग्रंथि कहते हैं, जो किस आकार की होती है? अच आकार की होती है। पीयूष ग्रंथि किस आकार की? मटर के दाने के समान, जिसका रंग कैसा था? हल्का गुलाबी रंग था। और यहां पर देखिए 2 पिंड, इन दोनों पिंडों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। देखिए, ये शब्द जो मैंने बताए हैं ना, इस्थमस, रेप्टाइल्स, इन्हें स्टार लगा लीजिए। अधीनस्थ बोर्ड पेपर कठिन बनाएगा ना, तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। आसान बनाएगा तो पूछ लेगा अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। सभी कराएंगे, लेकिन अच्छे लेवल का बनाएगा ना, तो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि थायराइड ग्रंथि में पाए जाने वाले 2 पिंड के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 रेप्टाइल्स, ऑप्शन नंबर 2 इस्थमस, ऑप्शन नंबर 3 एंडोडर्मल, ऑप्शन नंबर 4 कैलेस्टोनिन या थायरोक्सिन दे देगा ऑप्शन नंबर 4। तो आप क्या सोचोगे कि रेप्टाइल्स हो सकता है, थायरोक्सिन भी हो सकता है। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तब सोचोगे, अगर आपने आज पढ़ लिया ढंग से ना, तो सीधा जवाब दोगे कि क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। एक पिंड को कहते हैं रेप्टाइल्स। एंडोडर्मल से तो उत्पत्ति होती है। ऐसे आपको याद हो जाने चाहिए एग्जाम तक। और ये कब होंगे? जब प्यारे साथियों इस क्लास को आप लास्ट तक अच्छे तरीके से देखोगे, तभी ये याद हो जाएंगे। अब बात करेंगे इनके हार्मोन की बात करेंगे। तो ये रहे हार्मोन। तो हार्मोन देखिए कौन कौन से हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि के 2 हार्मोन हैं। कौन कौन से? एक तो कैल्सिटोनिन हार्मोन, एक थायरोक्सिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन। इस ग्रंथि में टी श्रृंखला के 4 हार्मोन भी पाए जाते हैं। T1, T2, T3, T4, जिन्हें क्या कहते हैं? मोनोआइडो, डाईआइडो, ट्राईआइडो, टेट्राआइडो। और टेट्राआइडो को क्या कहते हैं? थायरोक्सिन कहते हैं। टेट्राआइडो को क्या कहते हैं? थायरोक्सिन कहते हैं। किसे कहते हैं? T4 हार्मोन को। यह भी पूछा जा सकता है।
आपने अब तक पढ़ा होगा कि प्यारे साथियों थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है, लेकिन इस क्लास के माध्यम से आपने क्या एक्स्ट्रा पढ़ लिया कि थायरोक्सिन हार्मोन को टेट्रा आयोडो यानी T4 हार्मोन भी कहा जाता है। जो थायरोक्सिन ग्रंथि में या थायराइड ग्रंथि में कितना भाग होता है, 80%। और थायरोक्सिन हार्मोन की आणविक संरचना की खोज किसने की थी, हैरिंगटन ने। किसने, हैरिंगटन ने की थी। और सर्वप्रथम थायरोक्सिन हार्मोन को प्राप्त किसने किया था, E.C. कैंडल ने। इतनी जानकारी आपको मिल रही है कि अधीनस्थ बोर्ड भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये सोचेगा कि इस नोट्सों में तो वे सब क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन कहां से पूछें। तो प्यारे साथियों थायरोक्सिन हार्मोन की आणविक संरचना की खोज किसने की, हैरिंगटन ने की थी। और सर्वप्रथम प्राप्त किसने किया था, E.C. कैंडल ने किया था। थायरोक्सिन हार्मोन कौन स्त्रावित करता है, थायराइड ग्रंथि स्त्रावित करती है, और इसे क्या कहते हैं, T4 हार्मोन भी कहते हैं, यानी टेट्रा आयोडो हार्मोन भी कहते हैं। आगे देखिए, थायराइड ग्रंथि अपने हार्मोन को संचित रखती है। निम्न स्तर के जंतुओं में थायराइड ग्रंथि का कार्य एंडोस्टाइल ग्रंथि करती है। कौन करती है, निम्न स्तर के जंतुओं में। कौन से जंतुओं में, निम्न स्तर के जंतुओं में। क्या प्यारे साथियों आप सभी को पता है निम्न स्तर के जंतु कौन से होते हैं, क्या पता है? तो पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में निम्न स्तर के जंतु कौन से होते हैं। और निम्न स्तर के जंतुओं में थायराइड ग्रंथि का जो कार्य है वो कौन करती है, एंडोस्टाइल ग्रंथि करती है। कौन करती है, एंडोस्टाइल ग्रंथि करती है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, आगे है थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन की उपस्थिति में बनता है। कब बनता है थायरोक्सिन हार्मोन यानी T4 हार्मोन, टेट्रा आयोडो हार्मोन आयोडीन की उपस्थिति में बनता है। अतः प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन आपको कितना नमक खाना चाहिए, यानी नमक में आयोडीन की मात्रा कितनी खानी चाहिए, तो 120 माइक्रोग्राम खाना चाहिए। और आगे है कैल्सिटोनिन हार्मोन। और कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, सी कोशिकाओं को स्त्रावित करता है। सी कोशिकाओं, थायराइड ग्रंथि के सी कोशिकाओं से स्त्रावित होता है। एक प्रकार का प्रोटीन है, कोलिप हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन किसके विपरीत कार्य करता है, कोलिप हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। आगे देखिए, थायरोक्सिन के कार्य देख लीजिए क्या क्या है थायरोक्सिन के कार्य, उसके बाद रोग भी पढ़ेंगे हम। ये देखिए थायरोक्सिन के कार्य, यहां पर कार्य क्या है, आरबीसी के विकास में सहायक होता है, रक्त दाब को बढ़ाता है, भ्रूण के मस्तिष्क का विकास, शरीर के ताप को बढ़ाता है। और 4 नंबर और 2 नंबर इन्हें लगा लीजिए स्टार। 4 नंबर और 2 नंबर कायांतरण का भी कार्य है। और उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण बीएमआर कहते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का उपापचयन कौन करता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन। यानी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है। और भ्रूण के मस्तिष्क का विकास भी कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है। जो कौन सी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। अब बात करेंगे कि थायरोक्सिन की कमी से रोग क्या होते हैं, अधिकता से रोग कौन से होते हैं। रोगों की बात करें तो ये है रोग, प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर कमी से बात करते हैं। कमी से बात करें, नंबर 1 आता है गलगंड रोग, जिसे घेंगा रोग या सामान्य गोइटर रोग कहते हैं। यानी आयोडीन की कमी से, थायरोक्सिन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, यानी गले में सूजन आ जाती है। और यह पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक, इस कारण इसे एडेमिक रोग कहते हैं। मैंने रोग वाले टॉपिक में बताया एडेमिक रोग किसे कहते हैं प्यारे साथियों, जो प्यारे साथियों क्षेत्र विशेष में होता है उसे क्या कहते हैं, एंडेमिक रोग कहते हैं। जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है उसे कौन सा हार्मोन कहते हैं, जूनोटिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, जूनोटिक रोग कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट रोग कौन सा है, जड़ मानवता या क्रिटेनिज्म।
जड़ मानवता या क्रेटिनिज्म, ये होता है आयोडीन की कमी से बच्चे में, किस में होता है, बच्चों को होता है, शारीरिक व मानसिक विकास नहीं होता, यानी मंद बुद्धि के बालक रह जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, मैक्सिडीमा। मैक्सिडीमा किस में होता है, प्रौढ़ावस्था में। मैक्सिडीमा तो किस में होता है, प्रौढ़ावस्था में। बालकों में कौन सा रोग होता है, जड़ मानवता। कौन सा, जड़ मानवता। प्रौढ़ावस्था में मैक्सिडीमा, जो आयोडीन की कमी से होता है, बाल झड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने कहा था ना, हर रोग आएंगे जो आपको लगेगा कि ये रोग तो मेरे है, लेकिन ये रोग है नहीं आपको, मैक्सिडीमा रोग। बाल झड़ने लगते हैं प्रौढ़ावस्था में, याददाश्त कम होती है, त्वचा पीली हो जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है। ये रोग के लक्षण हैं मैक्सिडीमा के, जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होते हैं। और हाशिमोटो रोग है। हाशिमोटो रोग किससे होता है प्यारे साथियों, ये थायराइड ग्रंथि का आत्महत्या का रोग कहते हैं इसे। थायराइड का आत्महत्या का रोग कहते हैं, क्योंकि यह स्वयं प्रतिरक्षा की बीमारी है। यह स्वयं प्रतिरक्षा की बीमारी है। इसमें थायरोक्सिन हार्मोन बहुत कमी तो थायराइड ग्रंथि के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना प्रारंभ कर देती है, जिससे थायराइड ग्रंथि मरना प्रारंभ, यानी थायराइड ग्रंथि की इतनी कमी हो जाती है कि वह खुद के विपरीत एंटीबॉडी बनाना प्रारंभ कर देती है, जिससे थायराइड ग्रंथि मरना प्रारंभ हो जाती है। इसी कारण इसे थायराइड की आत्महत्या का रोग कहा जाता है। किसे, हाशिमोटो रोग को, किसे, हाशिमोटो रोग को कहा जाता है। और आगे देखिए अधिकता से रोग, कौन से, अधिकता से रोग देख लीजिए। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, इसकी अधिकता से एक तो प्लूमर रोग होता है, एक कौन सा रोग होता है, एक्सोथेलेमिक या गोइटर या नेत्रोत्सर्ग रोग होता है। इसमें क्या होता है, आंखों में श्लेष्मा की परत बन जाती है। और एक ग्रेवी का रोग, जो जिसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। ग्रेवी का रोग, गोइटर रोग या नेत्रोत्सर्ग रोग, प्लूमर रोग, ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से। अब बात करेंगे हमारी नेक्स्ट ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। किसकी बात करेंगे, पैराथायराइड ग्रंथि की बात करेंगे। तो पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि की सतह पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि की सतह पर पाई जाती है। और इसमें 4 पिंड होते हैं। थायराइड ग्रंथि में कितने थे, 2 पिंड थे। एक पिंड को क्या कहा जाता है, रेप्टाइल्स कहा जाता है। और इनके बीच को जोड़ने वाले दोनों पिंडों को क्या कहते हैं, इस्टमस कहते हैं। और इसी प्रकार पैराथायराइड ग्रंथि में कितने पिंड पाए जाते हैं, 4 पिंड पाए जाते हैं। और यह कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन, जिसे कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं, कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना, रक्त में इसका कार्य देख लीजिए, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना हड्डियों से लाकर। रक्त में ये कैल्शियम की मात्रा तो बढ़ाएगा, पर कहां से लाएगा, ये हड्डियों से कैल्शियम लाएगा। कौन सा हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन। कहां से लाएगा कैल्शियम, हड्डियों से लाएगा। और कहां लाकर रख देगा, रक्त में, यानी रक्त में कैल्शियम की मात्रा कौन बढ़ाता है, पैराथार्मोन हार्मोन। आगे देखिए, ये कुछ कोशिकाएं हैं, पैरापुटिकाएं कोशिकाएं, ये कहां पर पाई जाती है, सामान्य जानकारी देख लीजिए। थायराइड के ऊपर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, थायराइड के ऊपर पाई जाती है। हार्मोन थायरोक्लेस्टिटोन, ये क्या करता है, हड्डियों पर कैल्शियम +2 की मात्रा बढ़ाता है। इसका कार्य क्या है, कैल्शियम प्लस की मात्रा बढ़ाना हड्डियों पर, क्योंकि हड्डियों से पैराथार्मोन हार्मोन ले आता है तो हड्डियों पर कमी होगी, वहां पर भी कैल्शियम की मात्रा की जरूरत है, तो वहां बढ़ाने का कार्य किसका है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन हड्डियों पर Ca+2 की मात्रा को बढ़ाता है। रक्त में कौन बढ़ाता है, पैराथार्मोन हार्मोन। और ये हार्मोन कहां से स्रावित होता है, पैरापुटिकाएं कोशिकाओं से प्राप्त होता है, जो थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां, पैरापुटिकीय कोशिकाएं। और पैराथार्मोन हार्मोन यानी
इस हार्मोन के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, कमी से देखें तो कमी से देखेंगे तो रक्त में क्या होगा प्यारे साथियों, कमी हो जाएगी। किसकी? कैल्शियम की। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पैराथार्मोन हार्मोन है, ये हड्डियों से कैल्शियम नहीं लाएगा तो रक्त में कमी हो जाएगी। कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? टिटनी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? टिटनी रोग हो जाएगा, जो मांसपेशियों में संकुचन नहीं होने देता। मांसपेशियों में संकुचन नहीं होने देता। और अधिकता से क्या हो जाएगी? हड्डियों में कमी हो जाएगी। अधिकता से तो क्या हो जाएगी? हड्डियों में कमी हो जाएगी। किसकी? कैल्शियम की। कमी से क्या हो जाएगी? रक्त में कमी हो जाएगी। तो हड्डियों में कमी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा की कमी हो जाए तो उसे कौन सा रोग कहते हैं? टिटनी रोग कहते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए तो इसे हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। हाइपर मतलब ज्यादा। हाइपर कैल्सीमिया किसे कहेंगे? रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए। और रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तो इसे कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे। तो ये थी पैराथायराइड ग्रंथि। तो अब तक हमने प्यारे साथियों सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्रंथि पढ़ी, उसके बाद पीनियल काय ग्रंथि पढ़ी, उसके बाद पीयूष ग्रंथि पढ़ी, उसके बाद थायराइड ग्रंथि पढ़ी, उसके बाद पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ लिए। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट कल की वीडियो में। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार की क्लास अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।